सिलेबस के हवाले से पढ़ रहे हैं। अगर ये जो पंजाब की बुक में पहला इंट्रोडक्शन दिया गया था, पंजाब की बुक में पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो टॉपिक होंगे वो पीएमसी के हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, मगर इसके अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अब देखो इंट्रोडक्शन में पहले थोड़े बेसिक, अच्छा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी है इसके अंदर। देखो अच्छा बेसिक कंसेप्ट है, एटम से स्टार्ट कर रहे हैं हम बेटा, तो बेसिक चैप्टर फर्स्ट है ये। चैप्टर वन और बेसिक कंसेप्ट, और जो बेसिक कंसेप्ट दिया गया पहले एटम का, अच्छा देखो बेटा एटम आप सबको पता है कि ग्रीक वर्ड है जिसका लफ्जी मीनिंग जो है, लफ्ज की मीनिंग इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल पार्टिकल, क्योंकि पहले एटम के बारे में यही कंसेप्ट था। हजरत ईसा से पहले एक फिलोसोफर था यूनान का, डेमोक्राइट्स, उसने कहा था कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जो एटम वर्ड है वो ड्राइव किया गया है एटमो से, उसका मतलब है इनडिविजिबल। तो इसका मतलब है एटम का जो कंसेप्ट पहले यही था कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है। अच्छा उसके बाद जॉन डाल्टन एक हाई स्कूल का टीचर था जिसने एटम की थ्योरी पेश की थी, उसके अंदर भी यही बात है कि एटम मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उसके अंदर बहुत सारी और बातें भी है, मगर इसके अंदर भी यही बात की गई है कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। मगर मॉडर्न रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि एटम डिविजिबल है। एटम बेटा डिविजिबल पार्टिकल है। एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हैप्रोन, तो ये पार्टिकल्स भी एटम के अंदर है। इसका मतलब है पुरानी अगर लफ्जी मीनिंग को नहीं देखना है हमने, लफ्जी मीनिंग इसकी इंडिविजिबल है और ये ग्रीक वर्ड है। अच्छा अब आते हैं एटम की डेफिनेशन पे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का, व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये इसकी समझे डेफिनेशन है। एग्जाम्पल हीलियम है, नियॉन है या आर्गन है, which can exist independently, बेटा ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, मतलब जो नोबल गैसेस हैं वो आजाद हालत में रह सकती हैं, उनके एटम आजाद हालत में इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, ठीक है। वाइल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, नाइट्रोजन
एटम्स हैं वो आजाद हालत में नहीं रह सकते। देखो नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो आजाद हालत में रह सकते हैं। बेटा नोबल गैसेस जो हैं उनके एटम्स आजाद हालत में रह सकते हैं। बाकी जो एटम्स हैं वो आजाद हालत में नहीं रह सकते, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं या कंपाउंड बना लेते हैं, ये आजाद हालत में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेटा एटम के सब एटम जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मेसन्स भी है, हेप्रोन भी है, न्यूट्रिनो भी है, एंटी न्यूट्रिनो है। तकरीबन 100 के करीब, राउंड अबाउट 100 के करीब जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटम के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, 100 के करीब। मगर इनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बेटा, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा अहमियत है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे, एटम का जो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिन पे एटम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इन्हीं को हमने पढ़ना है आगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर देखो, ये थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है इसके अंदर। एक स्वीडिश केमिस्ट था जे ब्रिजिलियस ने, देखो उन्होंने एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया था, एटॉमिक मासेस, और जो एलिमेंट का जो सिंबल है वो भी दिए थे। मतलब एलिमेंट के सिंबल जे ब्रिजिलियस ने दिए थे, और एटॉमिक जो मासेस हैं वो भी इनिशियली उसने मालूम की थी। तो ये थोड़ी इसके अंदर है, कोई है तो हालांकि ये जो टॉपिक्स हैं वो इनके अंदर शामिल तो नहीं है, मगर फिर भी ये नॉलेज के हिसाब से पढ़ लेना कि जे ब्रिजिलियस ने एटॉमिक मासेस को और एलिमेंट के जो सिंबल दिए थे वो भी जे ब्रिजिलियस ने दिए थे। अच्छा उसके बाद है एविडेंस ऑफ द एटम। एटम की मतलब कैसे में पता चलेगा एटम के बारे में, उसकी एविडेंस, उसकी गवाही, या समझें उसके एटम को देखना। तो एटम को बेटा जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके जरिए एटम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एटम को देख नहीं सकते। ऑप्टिकल, क्योंकि ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है उसकी रेंज होती है 500 नैनोमीटर की। मतलब 500 नैनोमीटर अगर ऑब्जेक्ट का साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज अगर 500 नैनोमीटर है तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए। तो एटम को आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए एटम को मतलब देख सकते हैं आप। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का बीम इस्तेमाल होता है जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टेस्ट है, जो एटम को आइडेंटिफाई कर सकती है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बीम इस्तेमाल होता है जिसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की उसकी जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट से भी शॉर्टेस्ट है, इसलिए एटम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद है एक्सरे। एक्सरे की मदद से ये आइडेंटिफाई किया गया है कि एटम की जो साइज है तकरीबन 0.2 नैनोमीटर होती है। जो बुक में लिखा हुआ है कि 0.2 नैनोमीटर साइज होती है एटम की। 0.2 नैनोमीटर एटम की साइज है, मतलब राउंड अबाउट एटम की साइज। रेंज बताई गई, लाजमी कहता है हर एटम के साइज में थोड़ा फर्क भी आता है, मगर ये बताया गया कि रेंज 0.2 नैनोमीटर की होती है। और नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। और जो एटम का मास है उसकी रेंज बताई गई है। बेटा एटम की जो मास है उसकी भी रेंज बताई गई है 10⁻⁻27 से लेकर -25 किलोग्राम, ये रेंज बताई गई है। एटम के मास की जो बेटा रेंज बताई गई है किलोग्राम के अंदर, क्योंकि आपको पता है एटम कोई छोटे होते हैं, कोई एटम बड़े होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम का मास 1 एमयू है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 एमयू है, सोडियम का 23 है, यूरेनियम का 238 है एमयू, और 1 एमयू जो होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम या 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये
थोड़ी बेसिक पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा आपको रीड करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा कि जो एटम की साइज है अराउंड अबाउट बताई गई है कि किस रेंज के अंदर होता है, वो 0.2 नैनोमीटर। और जो मास एटम का बताया गया कि किस रेंज में एटम का मास हुआ, क्योंकि एटम के मास तो अलग अलग होते हैं, हर एटम का मास अलग अलग है। सबसे लाइटेस्ट एटम जो होता है वो हाइड्रोजन का है, और उसके बाद उनके एटॉमिक मास में इजाफा होता जाता है। तो रेंज बताई गई है 10⁻24 और 27 और -25 मास ऑफ द एटम, उसकी रेंज और उसका साइज बताया गया है। और 1 AMU एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर, AMU में बेटा, एटॉमिक मास यूनिट में। और 1 AMU जो है, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये था एविडेंस ऑफ द एटम का मतलब है जो थ्योरी दी गई है, क्योंकि जाहिर बात आप थ्योरी पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद है मॉलिक्यूल। बेटा पहले एटम, अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। अच्छा, तो बेटा मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, प्योर सब्सटेंस का, एलिमेंट का या कंपाउंड का, व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजाद हालत में रह सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब है एलिमेंट और कंपाउंड। देखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो बेटा प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एलिमेंट और कंपाउंड को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो आजाद हालत में रह सकता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो है वो बेटा मोनो एटमिक भी होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटा मोनो एटमिक भी होते हैं। देखो मोनो एटमिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, या जो नोबल गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं वो बेटा मोनो एटमिक हैं। अच्छा, फिर डायटमिक, मॉलिक्यूल बेटा डायटमिक भी होते हैं। दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये डायटमिक हो गए। अच्छा, ट्राइटमिक भी होते हैं, ओजोन, फिर टेट्राटमिक भी होते हैं, E4, ठीक है। और फिर इस तरह इस 8 एटम वाले मॉलिक्यूल भी होते हैं।
केमिस्ट्री। बेटा मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटम केमिस्ट्री। अब देखो इसकी 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है। एटम्स की तादाद के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की तादाद है उसको हम कहते हैं एटमिस्ट्री कहते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद। अच्छा, अब मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट भी बनाते हैं, कंपाउंड भी बनाते हैं। बेटा ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप एलिमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि इनके अंदर सब एटम एक जैसे हैं। इनके अंदर जो सब एटम्स हैं वो एक जैसे हैं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम एक जैसे हों, एटम सब आइडेंटिकल हों, तो उस मॉलिक्यूल को आप एलिमेंट कह सकते हो। तो मॉलिक्यूल फॉर्म एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या बनाता है? एलिमेंट बनाता है। इफ एटम्स आर आइडेंटिकल, एटम्स आर आइडेंटिकल। बेटा अगर एटम आइडेंटिकल है, एटम अगर एक जैसे हैं, सिमिलर एटम्स हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट कह सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल फॉर्म कंपाउंड्स। इफ एटम्स आर डिफरेंट, बेटा अगर एटम डिफरेंट है, देखो एटम अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट एटम मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? कंपाउंड बनाएंगे। वो मतलब होंगे मॉलिक्यूल मगर आगे वो कंपाउंड बना लेंगे। जैसे HCl, H2O, CO2, C6H12O6, C12H22O11। तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे बेटा? कंपाउंड बनाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर एटम डिफरेंट है। इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट भी बनाता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट भी बनाता है अगर एटम्स आइडेंटिकल हैं तो। मॉलिक्यूल कंपाउंड भी बनाता है अगर एटम डिफरेंट है तो। और जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं बेटा, नॉन मेटल वाले वही आपको मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उनमें एटम सारे नॉन मेटल्स के होते हैं। अब देखो सभी नॉन मेटल हैं, ये जो मैंने लिखे हैं सभी नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, उसके बाद है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो बेटा मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करता है एटम्स पे। ठीक है, अगर एटम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से जाहिर बात है उसका साइज स्मॉलर होगा। जैसे एटम की तादाद बढ़ती जाएगी तो मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ता जाता है। अब देखो बेटा मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है उस मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं। जैसे हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन मैक्रो मॉलिक्यूल है। जो बेटा हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर, ये समझे मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली बताए गए कि 10,000 के करीब एटम्स होते हैं, और जिसका मॉलिक्यूलर मास 68,000 के करीब होता है, राउंड अबाउट। क्योंकि वो डिपेंड करता है पेप्टाइड की चेन पर बेटा, पॉलीपेप्टाइड की चेन पर डिपेंड करता है। मगर मैं आपको बता दूं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होता है, उनका साइज भी लार्जर होता है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज लार्जर होता है। तो ये था मॉलिक्यूल के बारे में। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा
मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। देखो बेटा मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स which can exist independently is molecule। a group of atoms which can exist independently, एटम का ऐसा ग्रुप जो आजाद हालत में रह सकता हो उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अच्छा उसके बाद है आयन। बेटा आयन जो होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, जो चार्ज स्पीशीज होती हैं उनको हम आयन कहते हैं। जो चार्ज वाली स्पीशीज होती हैं उनको कहते हैं आयन। या एटम इलेक्ट्रॉन जब लूज या गेन करता है तब आयन बन जाता है। जो चार्ज जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाती है तो उसी चार्ज वाली स्पीशीज को हम क्या कहते हैं बेटा, आयन कहते हैं। जिस तरह सपोज करते हैं सोडियम है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये बन गया केटाइन या पॉजिटिव आयन। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा चेंज एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पढ़ा था हमने पहले भी। ज़ाहिर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। या मैग्नीशियम है, उसी से मैग्नीशियम आयन बन जाता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, तो ये भी चार्ज स्पीशीज है। इसको हम एटम कहेंगे, इसको हम कहेंगे आयन। तो बेटा चार्ज स्पीशीज को क्या हम कहते हैं, आयन कहते हैं। और ये होते हैं केटाइन। बेटा ये केटाइन है। अच्छा और दूसरे होते हैं एनाइन, नेगेटिव आयन। जब कोई नेगेटिव आयन बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है मोस्टली। जिस तरह क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, नेगेटिव आयन बना लेता है, ये इसको हम कहेंगे एनाइन। सल्फर है, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, ये भी क्या बन गया, एनाइन। अच्छा इस तरह नहीं है कि जिसके ऊपर हम मर्जी चार्ज लगा दे, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्चुअली ये होता है कि हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जिस तरह सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। बेटा सोडियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 281 है। अब क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा अब देखो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या 11 और प्रोटॉन से 11, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं तो कोई चार्ज होगी भी नहीं। बेटा सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 11 है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जीरो चार्ज होगी, कोई चार्ज नहीं होगी इसके ऊपर, न्यूट्रल एटम होगा। और जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 28 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया। बेटा इलेक्ट्रॉन एक को लॉस कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज देखो इसके ऊपर बढ़ गई।
मैग्नीशियम है 2H2। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं, प्रोटॉन्स भी कितने हैं 12 हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है बेटा, इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, न्यूट्रल है ये। मगर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर 10 और प्रोटॉन हो गए 12, इसलिए देखो 2+ की चार्ज इसके ऊपर एक्सेस हो गई है। तो आयंस आर फॉर्म्ड बाय द gain or loss of electron। तो आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होने से। बेटा आयन तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे, एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा। और क्लोरीन को देख लो 287, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है 17, प्रोटॉन भी है 17 इसके अंदर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी 288, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन हो गया 18, प्रोटॉन हो गए 17, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गई है। बेटा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी, तो ये आयन है। एक्चुअली आगे हम डिस्कस करेंगे आयंस को, हम आगे पढ़ेंगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर केटाइन एनाइन पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे थोड़ा जिक्र था। तो केटाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and anions are formed by gain of electron। बेटा जो केटाइन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और एनाइन जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा अब आते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अच्छा बेटा पॉली एटॉमिक आयन का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, एटम के ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज होगी, जो एटम का ग्रुप होगा उसके ऊपर चार्ज होगी, इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयन। तो जैसे सल्फेट है, ये बेटा पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन, एटम का ग्रुप है जिसके ऊपर चार्ज है। एसीटेट एसीटेट ये भी ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर चार्ज है। फॉस्फेट परमैंगनेट
ऑक्सीलेट, थायोसल्फेट, हाइड्रोक्साइड, बेटा ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्रोमेट। तो बेटा ये है अमोनियम आयन। बेटा अमोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन, पोली एटॉमिक आयंस हैं। पोली एटॉमिक आयंस एटम का ग्रुप है जिसके ऊपर चार्ज है, इसको हम कहेंगे पोली एटॉमिक आयन। अच्छा, उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन। बेटा देखो मॉलिक्यूलर आयंस जिस तरह CH4 इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, देखो ये, या O2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होती है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। बेटा ये मॉलिक्यूलर आयंस हैं, और मॉलिक्यूलर आयन तब बनते हैं जब हाई इलेक्ट्रॉन जो बीम होता है, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बीम या एक्सरेज या अल्फा रेज जो हिट करते हैं वो गैस को हिट करते हैं। जब एक्सरेज को हम पास करेंगे, बेटा एक्सरेज को हम पास करते हैं, अल्फा रेज को हम पास करते हैं, या हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं गैस में से, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और बन जाते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मतलब मॉलिक्यूल होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। बेटा देखो मॉलिक्यूलर आयन का मतलब है मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा। और मॉलिक्यूल आयोनाइज कैसे होगा? जो मॉलिक्यूलर गैसेस है, जैसे मीथेन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसमें से हम क्या करेंगे? अल्फा रेज पास करेंगे तो अल्फा रेज उनको आयोनाइज कर देगा। एक्स रेज पास करेंगे तो एक्स रेज उनको आयोनाइज कर देगा। या हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बीम जो होते हैं, वो भी इसको क्या करते हैं? गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं और बन जाते हैं मॉलिक्यूलर आयन। बेटा मॉलिक्यूल होगा और मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगी, और मॉलिक्यूलर आयन तब बनता है जब ये गैसेस आयोनाइज हो जाती है। Molecular ions are found when
ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर आयन तब बनेंगे, देखो मॉलिक्यूलर आयंस तब बनते हैं जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स या अल्फा रेज, क्योंकि अल्फा रेज का भी आयनेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हिट करते हैं किसको, गैस को, जिस तरह हमने पढ़ा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, बेटा डिस्चार्ज ट्यूब या क्रॉक्स ट्यूब के अंदर पढ़ा था ना हमने कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो क्या करते हैं, गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं, गैस को आयोनाइज कर देते हैं, या सपोज करते हैं अल्फा जो रेज हैं उनका भी आयोनाइजेशन पावर बहुत हाई है, वो भी गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं, या जो एक्सरेज हैं वो भी गैसेस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूलर आयन, मतलब मॉलिक्यूलों का उसके ऊपर चार्ज होगी, जब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो बनेगा मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा अब आते हैं बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब है कंपेयर करके निकालना, क्योंकि एटॉमिक मासेस को हम कंपेयर करके निकालते हैं कार्बन 12 से, बेटा जो एटॉमिक मासेस हैं उनको कार्बन 12 से हम कंपेयर करके निकालते हैं। तो एटॉमिक मासेस समझे, अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो तीन टाइप के जिस तरह हो जाते हैं, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक होता है एवरेज एटॉमिक मास, एक होता है मास नंबर। बेटा एक होता है मास नंबर जो होता है सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, और जो होगा होल नंबर के अंदर। बेटा जो मास नंबर होता है वो आइसोटोप्स का मास है, जो मास नंबर होता है वो इंडिविजुअल आइसोटोप का मास होगा, वो होगा होल नंबर के अंदर। मगर जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हम कार्बन से कंपेयर करके निकालते हैं। कार्बन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड माना है, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें मालूम करना है उसको कार्बन 12 के साथ हम मवाजना करवाते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं कि वो कार्बन 12 से हेवी है या लाइट है, उसी हिसाब से उसका मास निकलता है। इसका मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर मीटर होता है जिसके जरिए एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब ही कंपैरिजन। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास of one atom, the mass of one atom of an element, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको मालूम करना है, अगर हाइड्रोजन का मालूम करना है तो हाइड्रोजन का एक एटम, उसको कंपेयर करेंगे कार्बन के सिंगल एटम के साथ। अगर ऑक्सीजन का मालूम करना है तो ऑक्सीजन के सिंगल एटम को कंपेयर कैसे करेंगे, कार्बन सिंगल एटम के साथ, कार्बन 12 के साथ, कार्बन 13 14 के साथ नहीं, कार्बन 12 स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का, उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो बेटा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ द सिंगल एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विथ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर करेंगे। और कार्बन 12 स्टैंडर्ड है बेटा, कार्बन जो 12 है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके साथ उसको हम कंपेयर करेंगे। इस एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करना है तो एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं एमयू के अंदर। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एमयू। बेटा एटॉमिक मास को हम लिखेंगे तो एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं एमयू के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एमयू जो होता है, 1 एमयू इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन का 12वां हिस्सा। बेटा 1 एमयू कार्बन का 12वां हिस्सा है।
तो 1 AU है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, क्योंकि कार्बन का मास 12 MU है बेटा। कार्बन का मास क्या है? 12 MU होगा। तो कार्बन के 12वें हिस्से का जो मास होगा 1 MU होगा। देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 MU, तो 1 MU क्या होगा? कार्बन का 12वां हिस्सा होगा, ठीक है। या 1 MU जो है बराबर होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। और एटॉमिक मास आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास दिए गए, मगर कुछ इसके अंदर जो बुक के अंदर गिवन थे, ठीक है, वो कंपेयर करके जो निकाले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1.008 MU। बेटा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 MU है। अब देखो एटॉमिक मास सभी फ्रैक्शन के अंदर है बेटा। देखो एटॉमिक मास सब क्या है? सभी फ्रैक्शन के अंदर है, क्योंकि एक्चुअली जो एटॉमिक मासेस है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो मिक्सचर होता है मुख्तलिफ आइसोटोप्स का बेटा। देखो एलिमेंट मिक्सचर है किसका? मुख्तलिफ आइसोटोप्स का मिक्सचर है, ठीक है। फिर उसका हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं, और इसलिए एवरेज जो होता है वो फ्रैक्शन में आता है। देखो अगर कार्बन है तो कार्बन के 3 आइसोटोप 12, 13, 14। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इन सब का एवरेज 1.008 हो जाएगा बेटा। इस सब का एवरेज है। ये जो एटॉमिक मास लिखा है ये एवरेज एक्चुअली लिखा मास लिखा है 1.008 MU। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का जो एवरेज निकलता है ये निकलता है। और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं बेटा। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 35 और 37। उनका जो एवरेज निकलता है वो 35.5 निकलता है। और एवरेज के लिए हमें परसेंटेज देखना पड़ेगा कि किसका परसेंटेज ज्यादा है बेटा। जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब मिक्सचर हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स के। जो आइसोटोप्स का मास होगा, जो आइसोटोप का मास होगा वो एक्चुअली होल नंबर में होगा, जिसको हम कहते हैं मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं 1H1, 1H2, 1H3 बेटा। इनके देखो मास नंबर होल नंबर में होगा, पूरे नंबर में है 1 2 3 1 2 3। मगर परसेंटेज ज्यादा किसका है? उस आइसोटोप्स में जो परसेंटेज है अक्सर ज्यादा किसकी है? वो प्रोटियम की है 99.98। प्रोटियम होता है। अच्छा ड्यूटेरियम का परसेंटेज बहुत कम है 0.0156, बहुत कम परसेंटेज है बेटा, 0.0156 परसेंटेज है। और ट्राइटियम का परसेंटेज इससे भी कम है 4 × 10 पावर -15 परसेंटेज। तो जाहिर बात है एवरेज जो मास निकलेगा उसमें वो ज्यादा क्लोज उसके होगा जिसका परसेंटेज ज्यादा है। इसलिए देखो हाइड्रोजन का जो मास है 1.008 है, 1 के क्लोज है, ज्यादा प्रोटियम के क्लोज है, क्योंकि प्रोटियम का परसेंटेज भी तो देखो ज्यादा है ना, 99.98 परसेंटेज प्रोटियम का। जाहिर बात है इसकी जिसका जो एवरेज होगा वो भी क्लोज किसके होगा? प्रोटियम के क्लोज होगा। तो ये 1.008 बेटा एवरेज मास है, जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स का एवरेज मास है। इसको कंपेयर करते हैं कार्बन के साथ। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 15.994 है बेटा, 15.9994। मगर फिर हम क्या करते हैं कैलकुलेशन में राउंड ऑफ करके 16 लिख देते हैं। कैलकुलेशन में हम राउंड ऑफ कर देते हैं, और कैलकुलेशन में भी हाइड्रोजन का मास हम राउंड ऑफ करके 1 लिख देते हैं। कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है। नियॉन
बेटा नियॉन का देखो 20.1797 एमयू है, क्योंकि नियॉन भी बेटा नियॉन के भी आइसोटोप्स हैं, ये उन सबका एवरेज है बेटा। नियॉन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, उनका ये एवरेज मास है। क्लोरीन 34 35.453, इसको 35.5 लिख देते हैं, मगर एक्चुअली इसका जो मास है, जो एवरेज मास है, वो इतना है 35.453। और क्लोरीन भी 2 आइसोटोप्स का मिक्सचर है, क्लोरीन 35 और 37 का। अच्छा, उसके बाद है कॉपर 63.546 एमयू। ये बेटा आपको बेसिक एक्चुअली गिवन भी होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। एग्जाम के अंदर भी यही होता है कि इनकी वैल्यूज वगैरह गिवन भी होती हैं, नहीं तो कॉमन है, हमें याद भी हो जाएंगे। यूरेनियम है 238.0289 एमयू। सभी देखो फ्रैक्शंस में है बेटा, देखो एटॉमिक मास से सभी फ्रैक्शन में है, क्योंकि ये मिक्सचर है सेवरल आइसोटोप्स। बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या मिक्सचर हैं, मुख्तलिफ आइसोटोप्स का मिक्सचर है, इसलिए उनका एवरेज निकलता है, जिसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास एवरेज मास ऑफ सेवरल नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। बेटा एक एलिमेंट के जितने भी नेचुरल आइसोटोप्स हैं उन सब का एवरेज। मगर क्लोरीन का मैं बता दूं आपको, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, रफली मैं बता रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। उसकी वैल्यूज थोड़ी पॉइंट्स में है, मगर हम राउंड अबाउट करके लिखवा देता हूं। क्लोरीन एक है 35, एक है क्लोरीन 37। क्लोरीन के बेटा 2 आइसोटोप्स हैं, इसका जो परसेंटेज है 75 है राउंड अबाउट, इसका परसेंटेज है 25। हालांकि पॉइंट्स के अंदर है, मगर कैलकुलेशन के लिए आसानी के लिए मैं परसेंटेज इसके 75 दे देता हूं या 25। अब इनका हम एवरेज निकालेंगे। बेटा देखो क्लोरीन मिक्सचर है 2 आइसोटोप्स का, मतलब जो क्लोरीन एज ए एलिमेंट मिल रहा है हमें, वो एक्चुअली मिक्सचर है 2 आइसोटोप्स का, क्लोरीन 35 का और क्लोरीन 37 का। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर चेंज है। अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे बेटा, एवरेज एटॉमिक मास देखो, एवरेज एटॉमिक मास निकालो इसका, तो देखो 35 मास इसका, और इसका परसेंटेज है 75। देखो 35 मास इसका जो परसेंटेज है 75% एटम, 75% जो एटम है उनका मास 35 है आउट ऑफ 100। अच्छा, प्लस में जिनका मास 37 है उनका परसेंटेज है 25।
परसेंटेज कम है आउट ऑफ 100, तो इसका आंसर निकलेगा 26.25। एवरेज इसका निकलेगा 9.25। अगर इनको सम करेंगे तो जवाब आएगा 35.5। इन दोनों को एक ही फार्मूले के अंदर भी यूज कर सकते हो, अगर मैंने अलग अलग इसलिए पाया कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा 35 वाले का है बेटा। क्लोरीन के एटॉमिक मास में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना, सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन हिस्सा है वो 35 वाले का है, क्योंकि इसका 75% एटम है। परसेंटेज इसका ज्यादा है, इसका परसेंटेज कम है, इसलिए जो एवरेज मास निकलेगा वो ज्यादा क्लोज किसके है, 35 के ज्यादा क्लोज है। देखो 35.5 है। अगर इनके परसेंटेज चेंज होते, अगर इनके परसेंटेज ये होते 25% इसका होता और 37 का परसेंटेज होता 75, तो एवरेज मास कितना निकलता, 37 के क्लोज आता बेटा। इसका एवरेज आता 36.5, इतना आता है एवरेज। क्यों इसका ज्यादा, क्योंकि 37 के क्लोज आएगा आंसर, इसके परसेंटेज ज्यादा है। तो एटॉमिक मास बेटा, जो एवरेज एटॉमिक मास उसी के ज्यादा क्लोज आता है जिसका ज्यादा परसेंटेज होता है। इसमें देखो परसेंटेज ज्यादा 35 वाले का था, तो ओवरऑल देखो जो एटॉमिक मास है इसके क्लोज है। अब हाइड्रोजन में देखो प्रोटॉन का ज्यादा परसेंटेज है, तो उसका मास 1.008 आया है। अगर ट्राइटियम का परसेंटेज ज्यादा होता तो उसका एटॉमिक मास जो होता वो 3 के क्लोज होता, 3 से थोड़ा कम होता मगर उसके ज्यादा क्लोज होता। अगर इसका इस तरह होता, दोनों 50-50 होते, क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स अगर 50-50 होते ना, इसका मास 36 निकलता। अगर इस तरह होता, क्लोरीन 35, इसका 50%, क्लोरीन 37, इसका भी 50%, तो एटॉमिक मास क्या होता है इसका, एवरेज मास क्या होता बेटा, एवरेज मास निकलता 36। तो इसका मतलब है जो इनका एटॉमिक मासेस परसेंटेज पॉइंट्स के अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर है, वो इसलिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा वो सभी मिक्सचर हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स के, मुख्तलिफ आइसोटोप्स के। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम क्या करते हैं, इनके परसेंटेज निकालते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, इनके आइसोटोप्स को अलग भी करता है, अलग करके इनके परसेंटेज बता देगा। क्या बता देगा, परसेंटेज कि भाई क्लोरीन जो एलिमेंट है उसके अंदर क्लोरीन 35 का कितना परसेंटेज है और 37 का कितना परसेंटेज है। अगर हाइड्रोजन है तो प्रोटियम का कितना परसेंटेज है, ड्यूटेरियम का कितना परसेंटेज है, ट्राइटियम का। बेटा ये बताता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं आइसोटोप्स की। ठीक है, और अब कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।